अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के व्लॉग में ऐसी-ऐसी खबरें हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कहेंगे कि वाह ज़ुनैरा, क्या खबरें शेयर की हैं। तो चलिए मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। चलिए जनाब, आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन आज के व्लॉग की जो पहली खबर है वो शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, और वो जनाब क्या है, वो बड़ी मज़ेदार है कि सच कहते हैं कि इमरान खान को उनकी सोशल मीडिया टीम ने डुबो दिया। और वही बात है कि जब भी खान साहब को कहा गया कि ये जो सोशल मीडिया आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं ये आपको डुबो देंगे, तो खान साहब ने कभी इस चीज़ के ऊपर रज़ामंदी नहीं ज़ाहिर की, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हर तरह का गंदा ट्रेंड बनवाने में यही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है वो इस्तेमाल होते थे। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ की दोस्ती से अक्लमंद की दुश्मनी बेहतर होती है। अब ये साबिर शाकिर साहब को आप ज़रा सुनिए, जिनको याद है ना कि जो पढ़े लिखे ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि बात क्या करनी है। लेकिन फैज़ हमीद के दौर में ये भी फैज़याब होते रहे हैं, खान साहब के दौर में भी ये फैज़याब होते रहे हैं। अब आपको पता है कि खान साहब को सज़ा हुई है और मुझे भी बड़ा दुःख हुआ है इसके ऊपर। लेकिन हैरत की बात ये है कि पीटीआई के जो सपोर्टर और ख़ास तौर पे वोटर और जो इनके सहाफ़ी हैं नाम नहाद, वो बजाय इसके कि कंडेम करें इसको या इसके ऊपर कोई अफ़सोस करें, वो पता है क्या कह रहे हैं? वो खुशियाँ मना रहे हैं कि खान साहब को 17 साल की सज़ा हुई है। किस बात पे? क्योंकि उनका कहना ये है कि खान साहब को तो फांसी होने वाली थी, और वो कह रहे हैं कि खान साहब को क्योंकि फांसी होने वाली थी और क्योंकि खान साहब को फांसी नहीं हुई और इसके बदले में 17 साल की सजा हुई है, तो ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। अब इसे कहते हैं कि बेवकूफ की दोस्ती जो है ना, उससे अक्लमंद की दुश्मनी बेहतर है। क्या कह रहे हैं साबिर शाकिर साहब? हैव अ लुक। ये विक्ट्री है इमरान खान साहब की, उनके वकला की, उनकी बेहतरीन स्ट्रेटेजी रही है। और कहाँ सजाए मौत और फिर उम्र कैद और फिर 14 साल और फिर आ गए 10 साल पे। अब साबिर शाकिर की तो आपने सुन ली है, लेकिन मुझे पता है कि अहले यूथ सिर्फ बुशरा बीबी को ही अपना मुर्शिद मानते हैं, क्योंकि खान साहब उनको अपना मुर्शिद मानते हैं। चलिए हम बुशरा बीबी की बात का रेफरेंस दे देते हैं। बुशरा बीबी ये कहती रही हैं कि मैं रो रो के सजदों में नमाजों में ये दुआएं करती रही हूँ कि जिसने भी गरीबों का पैसा खाया है, अगर वो नून लीग है तो उसको तबाह कर दे, अगर वो पीपल्स पार्टी तो उसको तबाह कर दे, अगर वो पीटीआई तो उनको तबाह कर दे। तो मुझे ये लगता है कि बुशरा बीबी की दुआ सच में कबूल हो गई है। लेकिन आपने मेरी बात का यकीन नहीं करना, इसलिए सुन लीजिए बुशरा बीबी ही की ज़बानी। हैव अ लुक। और मैंने ये नाम ले लेके मैंने कहा, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, एमक्यूएम का हो, मैंने कहा या रब्बुल इज़्ज़त, तुझे वास्ता है तेरे हबीब का, जो भी इसमें गरीबों का पैसा खा रहा है, तुझे कसम है तेरे रसूल की कि उनको मत छोड़ी। बहरहाल गलत गलत होता है और सही सही होता है। तो गलत से मुझे याद आया कि भारत की रियासत बिहार के अंदर अभी कुछ ही दिन पहले जो एक बड़ा बवाल मचा था, जहां पर उनके एक वजीर ने एक हिजाब वाली खातून का हिजाब जोर से खींचा था। उसके ऊपर पूरे इंडिया के अंदर जो है वो बवाल मचा था। मुसलमानों ने वहां पे बड़ा इस चीज को कंडेम किया था, बल्कि इसमें कुछ हिंदू भी शामिल हो गए थे जिन्होंने कहा था कि उनको ये शोभा नहीं देता कि वो ये हरकत करते। अब अच्छी खबर जनाब ये आ रही है कि शदीद तनकीद के बाद बिल आखिर मुसलमान लड़की का नकाब खींचने वाले बिहार के जो वजीर आला नीतीश कुमार हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया, और फिर आपको पता है कि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक तहरीक शुरू की। फिर उन्होंने जनाब क्या किया कि शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी को तो मुल्क से बाहर निकलवा दिया। लेकिन जो शेख मुजीब है उसके मुजस्समों को ना सिर्फ तोड़ा, बल्कि उसके ऊपर वहां पर यूरन किया। उसका मकसद क्या था? ये मैसेज देना कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, उनको, जो बांग्लादेश के अवाम है, ये बात समझ में आ गई थी कि कौन गद्दार था, कौन अपना था और कौन गैर था। अब बेसिकली जिसने ये स्टूडेंट्स की पूरी, जिसे कहते हैं ना, तहरीक को शुरू किया था, वो खुद भी एक स्टूडेंट था।
उस स्टूडेंट को बेसिकली इंडियंस ने, उनकी एजेंसीज ने कत्ल करवा दिया, उसको शहीद करवा दिया। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको एक नजर आ रहा है, लाखों करोड़ों अफराद का जनाजा, आज तक की तारीख में किसी का इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ। ये बेसिकली बांग्लादेश की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा है। ये जो स्टूडेंट था जिसको इन्होंने शहीद करवाया, उसका नाम था जी उस्मान हादी। नमाज जनाजा में लाखों लोगों ने शिरकत करके ये वाज़ेह पैगाम इंडिया को दे दिया है कि तुम लोग कितने भी लोगों को शहीद करवा लो, अब वापस शेख मुजीबुर रहमान वाली मेंटेलिटी यहाँ पर नहीं रह सकती। अब जनाब, आपको मैं ये बताऊं कि ये इन्होंने किया क्यों था, और ये हरकत जो है ये इसलिए इंडिया ने करवाई है कि उनको लग रहा था कि इनका जो लीडर है, बेसिकली वो स्टूडेंट एक लीडर ही बन गया था ना, जो इस पूरी तहरीक को लेके चल रहा था। उन्होंने उस माइंडसेट को खत्म करने का एक पैगाम दिया। लेकिन बांग्लादेश के अंदर करोड़ों अवाम का इस तरह से इकट्ठे हो जाना एक वाज़ेह पैगाम है उन लोगों के लिए कि जो उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अब तुम लोगों की ये चीजें नहीं चलनी है। बेसिकली उस्मान हादी शहीद की वफात से पहले ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक पोस्ट नजर आ रही है जो उसने की थी आखिरी लम्हे, जिसकी वजह से इंडिया की एजेंसीज ने उसको शहीद करवा दिया। वो क्या था? उस नौजवान ने पाकिस्तान का नक्शा शेयर किया था और उसमें उसने कश्मीर को, जो मकबूजा कश्मीर है उसको, और पंजाब जो भारतीय पंजाब है उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था। और मजीद उसने भारत की जो 7 रियासतें हैं उसके टूटने की पेशगोई करते हुए उसको बांग्लादेश के साथ इल्हाक की बात की थी। यही वो बात थी जिसकी वजह से भारतीय एजेंसीज ने इस शख्स को बुरे तरीके से जो है ब्रूटली मारा, उसको शहीद करवाया। और आज पूरा बांग्लादेश जो है वो उसके साथ खड़ा हो गया। ना सिर्फ उसके साथ खड़ा हो गया बल्कि लोग दोबारा गुस्से में आए। ये स्क्रीन के ऊपर आपको शेख मुजीबुर रहमान की दोबारा तस्वीरें नजर आ रही होंगी और जनाब क्रेन्स वहां पर पहुंच गई, क्योंकि कोशिश की जा रही थी कि दोबारा से उस मेंटेलिटी को खत्म करके शेख मुजीब की दोबारा से तस्वीरें वहां लगाई जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका। क्रेन्स वहां पहुंच गई और तहस नहस कर दिया उन तस्वीरों को, और ये पैगाम दिया भारत को कि तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, अब वो बांग्लादेश नहीं रहा जो शेख मुजीबुर रहमान और उसकी बेटी के अंडर था, उनका ज़हनी गुलाम था। अच्छा जी, इसके साथ ही बीच में इससे पहले कि मैं और अगली खबर पे जाऊं, एक बड़ी दुख भरी खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करना बड़ी ज़रूरी है। एक तो मैंने आपको बताया था कि 9 मई के केसेस में जो यास्मिन राशिद है उनको तो सज़ा हुई थी, जो बाकी लोग थे उनको भी सज़ा हुई थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो है उनको बरी कर दिया गया था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के ऊपर एक और उफ्ताद आन पड़ी है, एक और मुसीबत उनके ऊपर आन पड़ी है, और वो जनाब ये है कि उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जो अहलिया हैं, वो बड़े बुरे तरीके से जो है वो जख्मी हो गई हैं और उनकी हालत जो है वो काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। हुआ दरअसल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, यानी कि शाह महमूद कुरैशी, उनकी अहलिया उनसे मिलने के लिए कोट लखपत जेल में जा रही थी। वहां पर बहुत बुरे तरीके से उनको वो गिरी हैं, और अभी तक ये नहीं बताया गया डिटेल्स में कि जनाब एग्जैक्टली क्या चक्कर आने से गिरी हैं या आगे कोई ऐसी चीज आ गई या कोई हर्डल आ गई जिसकी वजह से वो गिरी। लेकिन बहरहाल वो जख्मी हो गई और उसके बाद कोट लखपत जेल मुलाकात के लिए वो आई थी, मगर अचानक गिरने की वजह से वो जख्मी हुई, और कुछ लोग बताते हैं कि वो बेहोश भी हुई थोड़ी देर के लिए। शाह महमूद कुरैशी की जो अहलियां हैं उनकी जो टखना है उसमें बड़ी सीरियस इंजरी आई और उनके लिए चलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा था, और फिर उनको करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। स्क्रीन के ऊपर आपको तस्वीर भी नजर आ रही होगी, गेट वेल सून जी। और अब चलते हैं आज की अगली खबर। ये खबर भी बड़ी दुख भरी खबर है और बड़ा अफसोस हुआ ये खबर सुन के जनाब के मुसाफिर ट्रेन जो है वो टकरा गई है तकरीबन 7 हाथियों के साथ। हाथी जो हैं वो पटरी के ऊपर से गुजर रहे थे और मुसाफिर ट्रेन जाके उसके साथ टक्कर खाई, जिसके बाद जो है बहुत सी हलाकतें हो गई। ये पूरी तफसील जो है आपको बता देती हूँ कि बेसिकली ये वाकया भारतीय रियासत आसाम में पेश आया है, और गुज़श्ता रात पेश आने वाले हादसे में ट्रेन की 5 बोगियां जो हैं वो भी पटरी से उतर गईं। लेकिन जनाब क्या हुआ कि 7 हाथी इसमें मर गए, और तकरीबन 22,000 जंगली हाथियों में से 4,000 से ज्यादा का ये एक मस्कन समझा जाता है ये इलाका। और हाथियों की आमदोरफ्त के लिए मखसूस राहदारियों में ट्रेनों की रफ्तार जो है उसके ऊपर पाबंदियां आयद की गई हैं, लेकिन ये हादसा मुकर्ररा इलाकों से बाहर पेश आया है। तो अफसोसनाक बात है भाई, जानवर मर गए और बड़ा नुकसान हुआ। तो किसी भी मुल्क में हुआ हो, कहीं पर भी हुआ हो, अफसोस तो होता है।
اور اب میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ خبر ہے جو آج کے بلاگ کی سب سے امپورٹنٹ خبر ہے. یہ وہ خبر ہے جس کے اوپر آپ لوگ مجھے شاباش دیں گے. یہ وہ خبر ہے جو ہر مسلمان اور ہر سچا پاکستانی یہ چاہتا تھا کہ یہ خبر سچ ہو جائے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ غزہ کے اندر آئے روز جو مظالم ہو رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے نتیجے میں فائنلی ہر پاکستانی کا دل یہ دکھتا تھا کہ اگر ہماری پاک فوج اتنی سکلز رکھتی ہے, جو کہ نو ڈاؤٹ رکھتی ہے, اب تو یہ ثابت ہو گیا بھارت کے ساتھ جنگ میں بھی کہ ہم سے کتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود بھی کس طرح سے پاکستان نے ان کو دھول چٹائی ہے, تو ہر پاکستانی اور مسلمان کا دل یہ چاہتا تھا کہ پاکستانی فوج آخرکار غزہ میں جائے. تو فائنلی جناب پاکستان نے غزہ میں اپنے فوجی دستے بھیجنے پر غور کرنے کی پیشکش کر دی ہے. اور یہ کوئی آپ, میں یا کوئی اور نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امریکہ کہہ رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کے شکر گزار ہیں پاکستان کے. یہ پوری خبر کیا ہے, چلیے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں. کہ امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو, انہوں نے پاکستان سمیت دوسرے ملکوں نے جناب غزہ میں اپنے فوجی دستے بھیجنے سے متعلق جب سوال پوچھا, تو اس کے بعد غزہ میں فوجی دستے بھیجنے پر غور کرنے کی پیشکش کی ہے, جس پر امریکہ پاکستان کا شکر گزار ہے. یہ کہا انہوں نے. امریکی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا, پہلے ان سے سوال پوچھا گیا, تو پھر انہوں نے پاکستان کے جو فوجی دستے ہیں ان کے غزہ میں جانے کے اوپر نیم رضامندی ظاہر کی, اور پھر انہوں نے آگاہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان غزہ میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنے فوجی دستے بھیجے گا. اس پر مارکو روبیو جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے بہت ہی شکر گزار بھی ہیں کہ غزہ میں امن منصوبے کا وہ حصہ بننے جا رہے ہیں, اور کم از کم اس بات پر غور کرنے کی انہوں نے پیشکش کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس خیال میں پاکستان سمیت دیگر ممالک جو ہیں وہ اپنے کچھ سوالوں کے جواب چاہتے ہیں, اور اس کے بعد ہی ہم کسی ملک سے یہ کہہ سکیں گے کہ وہ غزہ میں امن منصوبے کے لیے اپنی خدمات پیش کریں. تو اگر یہ چیز ہو جاتی ہے, کچھ اور ممالک کے بھی دستے وہاں پر جائیں گے, لیکن اگر پاکستان کا وہاں پر دستہ چلا جاتا ہے, فوجی دستہ, تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسرائیل کو اور بھارت کو کتنی تکلیف ہوگی. ان کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب جانے والی ہے, کیونکہ بس ایک دفعہ انٹر ہونے کی بات ہے, اس کے بعد دیکھیے پھر ہوتا ہے کیا. اس کے ساتھ ہی پاکستان نے جو ایک اچھا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے غزہ میں ایک بڑی امداد بھی بھیجی ہے, جس میں 100 ٹن امدادی سامان کی کھیپ جو ہے وہ روانہ کر دی گئی ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ دفتر خارجہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی کہ NDMA نے امدادی قافلے کی ترسیل جو ہے وہ ممکن بنا دیا ہے. 100 ٹن امدادی سامان غزہ روانہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. کل کے ولاگ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں, ہمارے جو آرمی چیف ہیں, جو ہمارے CDF ہیں, چیف آف ڈیفنس فورسز, وہ لیبیا میں موجود تھے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کتنا پروٹوکول ملا. وہ میں نے ہی کیا بتانا تھا, وہ تو آپ کو ویڈیوز بھی میں نے دکھائے, آپ کو ویژولز بھی میں نے دکھائے. میری فیملی کے کچھ لوگ لیبیا میں رہتے ہیں, اور ان کی ڈائریکٹ بھی وہاں پہ جو ہے ملاقات ہوئی, جو بھی آفیشلز وہاں پر گئے ہوئے تھے, اور انہوں نے مجھے بہت سی ایسی چیزیں بتائیں جو کہ شاید میڈیا میں بھی نہیں آئیں. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اب خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم سوچ رہے تھے نا کہ ہمارے فیلڈ مارشل وہاں پہ کیا کرنے کے لیے گئے تھے. obviously دورہ تو تھا ہی, لیکن اچھی بات اب یہ ہے کہ پاکستان اور لیبیا نے ممکنہ طور پہ $4.6 بلین کے دفاعی معاہدے کے اوپر دستخط کر دیا ہے. پاکستان جو ہے وہ لیبیا کو 16 یعنی کہ JF-17 لڑاکا طیارے دے گا, اس کے ساتھ سپر مشتاق طیارے 12 دے گا, 44 جو ہے وہ حیدر ٹینکس دے گا, ایڈوانسڈ انفینٹری مارٹر سسٹم دے گا, اور کثیر مقصدی جو بحری جہاز ہیں وہ ان کو دے گا, اور ساتھ میں تربیت بھی فراہم کرے گا. پوری دنیا پاکستان کی جنگ جیتنے کے بعد, بھارت کے رافیل بری طرح سے گرنے کے بعد, ان کے 7 نہیں 6 نہیں 8 طیارے گرنے کے بعد, پوری دنیا اب ریلائی کر رہی ہے پاکستان پہ. پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے پاکستان کی طرف. پہلے جو مذاق اڑتا تھا نا کہ پاکستان تو خود چائنیز ٹیکنالوجی لے رہا ہے, تو میڈ ان چائنا, چلے تو جناب چاند تک, نہ چلے تو شام تک. لیکن یہ چیزیں پاکستان نے جو ہے وہ جنگ جیت کے ویسے ہی چائنا کی مارکیٹ کو بہت بڑھا دیا. پاکستان کے اوپر اب پوری دنیا کا انحصار کرنا, اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے جو پچھلے دنوں میں پاکستان نے معاہدہ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اب لیبیا کے ساتھ, اس سے پہلے آذربائیجان کے ساتھ. تو دیکھیے کہ کتنے ممالک جو ہیں وہ اب اس چیز میں, اس لیگ میں شامل ہو جائیں گے. انشاءاللہ پاکستان پھر میں کہتی ہوں کہ ٹیک آف کر چکا ہے ترقی کی طرف. اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ جاؤں, یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہوگا, یہ پاکستانی جہاز ہے جناب, اور اس کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بچ گیا, ورنہ اس جہاز کے اندر 350 مسافر جو ہیں وہ سوار تھے, اور
ऑक्सीजन मास्क जो हैं वो दौरान परवाज ही गिर गए थे और लोगों के चेहरे बिल्कुल परेशान हो गए थे और उनके रंग उड़ गए थे और उन्होंने कलमा तैयबा का जो विर्द है वो करना शुरू कर दिया था। बेसिकली ये ऑक्सीजन मास्क जो डिप्लॉय हुए थे ये बेसिकली जनाब थी PIA की फ्लाइट नंबर PK860 और इमरजेंसी लैंडिंग इनको करनी पड़ी दमाम में और वहां पर जनाब ये टेक्निकल ग्लिच इसके अंदर आ गया था जिसकी वजह से ये सारा हादसा जो है खुदा न खास्ता हो सकता था। 350 पैसेंजर्स, इतना बड़ा जहाज था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरजेंसी लैंडिंग हो गई और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब लोगों की जान जो है वो बच गई। अच्छा, मोदी को आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट कंट्रीज में जाते थे और फिर कहते थे मोदी इज माय फ्रेंड, फलाना इज माय फ्रेंड, वो सारे फ्रेंड ने उनको फंड के रख दिया और अब भारत के अंदर जो उनके तज्जिया निगार हैं वो पाकिस्तान की कामयाबियों और पाकिस्तान के होते हुए नए मुआहिदों के ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं और मोदी तो काफी ऐसे से छुप के बैठा हुआ है, वो तो किसी मुल्क में जा ही नहीं रहा। अब उसके ऊपर एक बड़ी मजेदार खबर ये आ गई है, अभी कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने सख्ती से कंडेम किया जिन्होंने हमारे दरियाओं का पानी रोकने की कोशिश की है। अब मजेदार खबर यह है कि भारत के अंदर जो मजहबी पाबंदियां लगती हैं, माइनॉरिटीज के साथ जो बुरा सलूक हो रहा है, खासतौर पर जो टारगेट किया हुआ है इन्होंने मुसलमानों को और फिर जिस तरह इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई और जिस तरह से इन्होंने तरह तरह के कवानीन जो है वो बनाने की कोशिश की। अभी पिछले दिनों उनका एक वजीर ये कह रहा था कि इनको भी हमारी तरह हनुमान की पूजा करनी चाहिए, इनको भी सारे त्यौहार मनाने चाहिए। चलो जी, आप मजहब समझ के ये त्यौहार ना मनाओ, आप सकाफत समझ के इसको मना लो। क्या मुसलमानों की ये सकाफत है कि वो किसी हिंदू के आगे या किसी बुत के आगे जो है वो झुके? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब मजेदार और अच्छी खबर यह है कि भारत में मजहबी पाबंदियां जो हैं उसमें अमरीकी अरकान असम्बली ने ट्रंप से बड़ा मुतालबा ये कर दिया है कि भारत में मोदी सरकार ने जो अकलियतों के ऊपर अरसा हयात से जनाब जिंदगी तंग करके रखी हुई है, मजहबी आजादियां सलब कर रखी हैं, जिसपे अमेरिका ने अब फाइनली तशवीश का इजहार कर दिया है। वैसे भी ट्रंप पिछले काफी अरसे से टैरिफ की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब उनके ऊपर पाबंदियां लगेंगी, तो अच्छी बात यह है कि अब भारत के लिए आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तमाम चीजों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्जिए जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।